हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की, और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हमने स्टार्ट की थी। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसे C3 चक्र यानी प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया अलग अलग पादपों में अलग अलग तरीके से संपन्न होती है। एक तो C3 चक्र, एक होता है जिसे केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है, एक है C4 चक्र जिसे हैच-वेस-लेज चक्र कहा जाता है, और थर्ड है क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र। क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र या क्रेसुलेशियन मेटाबॉलिज्म साइकिल। अब देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो केल्विन बेंसन चक्र है वो 5 स्टेप में पूरा होता है। वो 5 स्टेप के हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसका एक आरेखीय निरूपण है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे C3 चक्र का आरेखीय निरूपण। जो C3 चक्र है इसका आरेखीय निरूपण कैसे होता है, देखिए आप एक बार वापस से रिवाइज कीजिए। बात को रिवाइज करें तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने स्टेप होते हैं। 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है फास्फोरिलीकरण। पहला स्टेप है फास्फोरिलीकरण। दूसरा स्टेप है कार्बोक्सिलीकरण। तीसरा स्टेप वापस से क्या है? फास्फोरिलीकरण। फोर्थ स्टेप है अपचयन। और जो फिफ्थ स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप उसमें है हेक्सोस शर्करा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोस शुगर। फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोस शुगर या ग्लूकोज है उसका निर्माण। तो ये 5वीं स्टेप है। तो देखिए ये 5 स्टेप एक चक्र के रूप में कैसे है, वो उसका आरेखीय निरूपण है। यानी एक तरीके से लाइन डायग्राम है ये, उसके हिसाब से हम बताते हैं। देखिए होता क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, राइबुलोज 5 फास्फेट या राइबुलोज मोनोफॉस्फेट जो है, राइबुलोज 5 फास्फेट या राइबुलोज मोनोफॉस्फेट है, इसका फास्फोरिलीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर 6 ATP अणु, देखो कितने अणु होते हैं इसके, 6 अणु हैं। और ये 6 अणु जो है, 6 ATP अणु इसके अंदर फलित होते हैं। तो 6 ATP अणु काम आएंगे तो क्या बनेंगे? 6 ADP, 6 ADP अणु बनेंगे। फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे एंजाइम काम आने वाला फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम जो है वो काम आता है, और राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट का निर्माण होता है। देखिए इस राइबुलोज 5 फास्फेट है, इसका फास्फोरिलीकरण हुआ और किसका निर्माण हुआ? राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। देखिए एंजाइम कौन सा काम आया? फास्फोपेंटोकाइनेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया। देखिए कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया क्यों की गई है? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया। कार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बन RUBP, इसको हम ये कह सकते हैं RUBP। ये जो RUBP है, ये RUBP है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा। तो देखिए यहां पर एक तो 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 ही जल के अणु, यहां पर राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट है, उससे जुड़कर कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में? रूबिस्को, राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं। अब इस फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है इसको PGA भी कहा गया है, PGA। और इसके कितने अणु बनेंगे? 12 अणु बनेंगे। ध्यान रखना, इसके कितने अणु? 12 अणु प्राप्त होंगे। देखिए 6 अणु ये है और 6 अणु ये है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 और 6 जल के अणु ये इसमें जुड़े, और 12 अणु किसका निर्माण करें? फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी PGA का, फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करेंगे। अब इस फास्फोग्लिसरिक एसिड का वापस से क्या होगा? फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण होगा तो इसके अंदर क्या है? 6 ATP अणु यहां पर काम आएंगे, 6 की जगह 12, क्योंकि टोटल यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 12 मॉलिक्यूल्स है, 12 मॉलिक्यूल्स है, 12 अणु है, तो 12 ATP काम आएंगे। किसका निर्माण होगा? 12 ADP का निर्माण होगा। और
फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होगा। देखो यहाँ पर फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम प्रयुक्त होता है और हमारे पास किसका निर्माण होगा थर्ड स्टेप में 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का। अब 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है इसका क्या होता है अपचयन होता है। तो अपचयन किसके द्वारा होता है NADPH2। देखिए यहां पर 12 NADPH2 ये अपचयन करेंगे और किसका निर्माण करेंगे 12 NADP+ इसका निर्माण करेंगे। अब देखिए ये 12 NADPH2 के द्वारा इसका अपचयन होगा और किसका निर्माण होगा 12 अणु PgAl 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण होगा। इस 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में से 10 अणु जो हैं, देखो 2 अणु यहां पे समझना कि टोटल कितने हैं 12 में से 10 तो हैं और 2 जो हैं वो तो किसका निर्माण करते हैं ग्लूकोज का, और जो 10 है वो क्या काम करते हैं वापस से RuBP की पुनः प्राप्ति में क्या होते हैं प्रयुक्त होते हैं। तो ये एक तरीके से आरेखीय निरूपण था इसका C3 चक्र का। देखिए 5 स्टेप कौन कौन सी है वो वापस बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि राइबुलोज 5-फास्फेट, ऐसे कह सकते हैं राइबुलोज मोनोफास्फेट है, राइबुलोज मोनोफास्फेट। इस फास्फेट का क्या होगा फास्फोरिलीकरण कौन सी किसकी सहायता से 6 ATP अणु इसमें प्रयुक्त होंगे और फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबुलोज 1,5-बाइफास्फेट है उसका क्या होता है निर्माण होता है। फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के बाद में दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है कार्बोक्सिलीकरण किसका होगा राइबुलोज 1,5-बाइफास्फेट। कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे एंजाइम जो काम आता है वो कौन सा काम आता है रूबिस्को। ध्यान रखना कौन सा एंजाइम काम आएगा रूबिस्को एंजाइम प्रयुक्त होता है। रूबिस्को एंजाइम काम आएगा ये इस कार्बन डाइऑक्साइड 6 जल के अणु के साथ जुड़कर क्या राइबुलोज 1,5-बाइफास्फेट इन दोनों के साथ जुड़कर क्या बनाएगा 12 अणु 3 कार्बन परमाणु वाले प्रथम स्थायी उत्पाद 12 अणु 3PGA का निर्माण करेगा। 3 कार्बन परमाणु वाला है, 3 तो कार्बन परमाणु वाला है और मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे 12। अब इसका वापस से क्या होगा फास्फोरिलीकरण से किसका निर्माण होगा 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या होगा अपचयन होगा। ये 4th स्टेप है। अपचयन होगा किसकी सहायता से NADPH2 की सहायता से। NADPH2 की सहायता से इसका अपचयन होगा और हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स 12 अणु 3PGAl प्राप्त होते हैं। ये 4th स्टेप हो गई। अब 4th स्टेप के बाद में ये 5th स्टेप होती है। 5th स्टेज में अपन ने कहा था कि हेक्सो शर्करा का निर्माण, और हेक्सो शर्करा के निर्माण में किसका निर्माण होता ग्लूकोज का। तो देखिए ग्लूकोज से सुक्रोज से क्या बनेगा स्टार्च बनेगा। अच्छा ग्लूकोज जो है 12 अणु में से 2 अणु से तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, 10 जो अणु है वो वापस से किसका निर्माण करते हैं RuBP का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे पास केल्विन बेंसन चक्र जिसे हम C3 चक्र कहते हैं उसका आरेखीय निरूपण था। 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट है वो है C4 चक्र। ओके स्टूडेंट्स देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स दूसरा जो हमारे पास चक्र आएगा उसको बोलते हैं हम हैच व स्लेट चक्र या C4 चक्र।
देखिए आपको बता दें कि ये प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया ही है और अलग अलग पादपों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है उसके बारे में बताया गया है। तो हमने यहाँ पे पहले बात की थी कि C3 चक्र की, फिर हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आता है वो H श्लेष चक्र या C4 चक्र की बात आती है। देखिए हम बात करते हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन की। दो वैज्ञानिक हैं, एक तो कैप्रीलॉव, देखिए मैं बोल के बताता हूँ पहले। तो देखिए दो वैज्ञानिक हैं, एक तो कैप्रीलॉव और एक हमारे पास यहाँ पे है, देखिए कैप्रीलॉव और कॉर्टचोव। कैप्रीलॉव ने तो मक्का में और कॉर्टचोव जो है उसने गन्ने के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन परमाणु वाला नहीं होकर 4 कार्बन परमाणु वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। कुछ बात समझ में आई क्या? क्या क्या बताया मैंने? देखिए मैंने क्या क्या कहा है वो समझो। देखिए मैंने ये कहा है कि पहली बात, एक तो वैज्ञानिक है कैप्रीलॉव और एक है कॉर्टचोव। इसने तो किसके अंदर, मक्का में, और इसने किसके अंदर, गन्ने में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। दोनों ने और उन्होंने पाया, यानी प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया और प्रथम स्थायी उत्पाद जो था वो 3 कार्बन परमाणु वाला ना होकर कितने कार्बन परमाणु वाला होता है? 4 कार्बन परमाणु वाला होता है। और 4 कार्बन परमाणु वाला क्या होता है? OAA, इसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब बात क्या हुई कि 3 कार्बन परमाणु वाला ना होकर 4 कार्बन परमाणु वाला होता है। अब वैज्ञानिक है हमारे पास, एक तो कौन सा है? H व स्लेक ने इन पादपों के अंदर इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का पूरा पथ का अध्ययन किया और पूरी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। पूरी प्रक्रियाओं का क्या किया? अध्ययन। पूरी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? H व स्लेक चक्र नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? H व स्लेक। दूसरी बात, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो कितने कार्बन परमाणु वाला है? 4 कार्बन परमाणु वाला ऑक्जेलो एसिटिक होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? C4 चक्र नाम दिया गया है। क्या क्या बातें बताई? सबसे पहले दो बातें बताई है। दो वैज्ञानिक है कैप्रीलॉव और कॉर्टचोव। इन दोनों ने, कैप्रीलॉव जो है उसने तो मक्का के अंदर और कॉर्टचोव ने गन्ने के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, यानी CO2 ग्रहण कर प्रथम स्थायी उत्पाद जो बना वो 3 कार्बन परमाणु वाला नहीं था। कौन सा था? 4 कार्बन परमाणु वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था। अब इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन किन्होंने? H व स्लेक ने किया, इसलिए इसको, इस चक्र को क्या नाम दे दिया गया? H व स्लेक चक्र। चूंकि बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन परमाणु वाला है? 4, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? C4 चक्र। ये जो C4 चक्र है वो किसके अंदर? एक बीजपत्री पादपों में होता है। इंपॉर्टेंट है, C4 चक्र किसमें होता है? एक बीजपत्री पादपों में। कुछ ऐसे द्विबीजपत्री पादप भी है जिनमें C4 चक्र संपन्न होता है। वो कौन से हैं? अमेरेंथस और यूफोर्बिया। अमेरेंथस और यूफोर्बिया। अब मैं लिखता हूं, देखिए अमेरेंथस और यूफोर्बिया ऐसे प्लांट है जो द्विबीजपत्री है और उनमें कौन सा चक्र संपन्न होता है? H व स्लेक चक्र। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, दो वैज्ञानिक हैं, एक तो कैप्रीलॉव
ने, कैप्रिलोव ने मक्का तथा कोर्टचोव जो है ना, कोर्टचोव ने गन्ने में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया, प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया तथा पाया कि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन परमाणु वाला OAA का मतलब है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। अब देखिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। अब इस ये जो चक्र है, इस चक्र का बाद में विस्तृत अध्ययन कौन से वैज्ञानिक हैच व स्लेक ने किया। अतः इसे हैच व स्लेक चक्र कहते हैं। अब देखिए प्रथम स्थायी जो बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन परमाणु वाला है, 4, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, C4 चक्र। प्रथम स्थायी यौगिक 4 कार्बन परमाणु वाला होता है, अतः इसे C4 चक्र भी कहते हैं। C4 चक्र भी कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया C4 चक्र। C4 चक्र जो है वो एक बीजपत्री पादपों में होता है। C4 चक्र एक बीजपत्री पौधों में, C4 चक्र एक बीजपत्री पौधों में होता है। एक लाइन और याद रखना, अमरैंथस तथा यूफोर्बिया में C4 चक्र होता है। अमरैंथस तथा यूफोर्बिया जैसे द्विबीजपत्री ये ऐसे द्विबीजपत्री हैं जिनमें C4 चक्र हो रहा है। देखो द्विबीजपत्री है, उनमें
C3 चक्र होता है अधिकतर, लेकिन ये ऐसे द्विबीजपत्री प्लांट हैं जिनमें कौन सा चक्र हो रहा है, C4 चक्र। द्विबीजपत्री होते हैं जिनमें C4 चक्र होता है। तो ये थी बात इंट्रोडक्शन हैच-स्लेश चक्र का कि कौन से वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया था और विस्तृत अध्ययन किसने किया था, इसने हैच-स्लेश ने, इसलिए इसको नाम दे दिया गया हैच-स्लेश चक्र। प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन परमाणु वाला है, इसलिए इसको C4 चक्र नाम दिया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो C4 पादप है इसकी संरचनात्मक विशेषता, यानी जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, और इस विशेष प्रकार की संरचनाओं के कारण यहाँ पर जो भिन्न प्रकार का चक्र संपन्न हो रहा है, C3 चक्र ना संपन्न होकर कौन सा संपन्न होता है, यहाँ पे C4 चक्र संपन्न होता है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे C4 चक्र, C4 पादप। देखिए जिसमें C3 चक्र संपन्न हो गया उन पादपों को क्या नाम दे दिया गया, C3 पादप, और जिनमें C4 चक्र संपन्न हो रहा है उनको क्या नाम दे दिया गया, C4 पादप। तो C4 पादप की संरचनात्मक विशिष्टता यानी C4 प्लांट है, उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि पत्तियां जो होती है उसके अंदर, यानी लीफ जो है उसके अंदर किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो मैं बोली बताता हूं, देखो कि जो C4 पादप हैं उनकी पत्तियों के अंदर, C4 पादप हैं उनकी पत्तियां जो है उन पत्तियों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती है। 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं कौन कौन सी हो गई, तो पर्ण मध्योतक कोशिका और एक हो गई पूल आच्छाद कोशिकाएं। जो देखो मैंने बताया कि C4 पादप है उसकी पत्तियों के अंदर 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो हो गई पर्ण मध्योतक कोशिका और दूसरी कौन सी हो गई, पूल आच्छाद कोशिका। अब देखिए पूल आच्छाद, पूल का मतलब संवहन बंडल, संवहन उत्तक। तो ये जो पूल आच्छाद कोशिकाएं होती हैं वो संवहन बंडल के चारों ओर माला के आवरण के रूप में पाई जाती है, और जर्मन भाषा में जो माला होती है उसे क्रेंज कहा जाता है। तो इस प्रकार इसको नाम दिया गया है क्रेंज शारीरिकी या क्रेंज एनाटोमी। तो क्रेंज एनाटोमी किसमें पाई गई, C4 पादपों में। अब देखिए थोड़ी सी बात और बता दी गई कि जो C4 पादप होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल जो पाया जा रहा है, जो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ क्या होती है, विशेषता पाई जाती है। यानी क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, थोड़ा सा अलग है। जैसे पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो पाई जा रही है वो, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो छोटे हैं, विकसित हैं और ग्रेना युक्त हैं, जबकि पूल आच्छाद कोशिकाएं जो होती हैं उनमें भी विकसित पाए जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, स्ट्रोमा युक्त होते हैं। स्ट्रोमा, ग्रेना क्या होते हैं, एब्सेंट, और जो स्ट्रोमा पाए जाते हैं। देखिए अब इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि C4 पादपों में जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो तो पर्णमध्यतक कोशिकाओं में, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो पूल आच्छाद कोशिकाओं में संपन्न होती है। ये जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको वापस बताता हूं। देखिए क्या बताया, सबसे पहले कि C4 पादपों की पत्तियों में 2 प्रकार की
कोशिका, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। दो प्रकार की कोशिका क्या होती है? पाई जाती है। दो प्रकार की कोशिका कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई पर्ण मध्योतक कोशिका। पर्ण मध्योतक कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स। दूसरा है पूल आच्छाद कोशिका, बंडल शीथ, बंडल शीथ सेल्स। देखो दोनों का नाम, इसको पर्ण मध्योतक को क्या बोला है? मीजोफिल सेल्स, और इसको क्या नाम दिया गया है? बंडल शीथ सेल्स। अब देखिए कि जो पूल आच्छाद कोशिकाएं, पूल आच्छाद कोशिका, पूल आच्छाद कोशिका नाम से ही पता चल रहा है। देखिए पूल आच्छाद, पूल का मतलब होता है संवहन बंडल, संवहन पूल या संवहन उत्तक, जाइलम फ्लोएम। इनके चारों ओर ये जो कोशिकाएं हैं, पूल आच्छाद कोशिकाएं, वो संवहन बंडल के चारों ओर माला रूपी आवरण के रूप में पाई जाती है। पूल आच्छाद कोशिकाएं संवहन बंडल के चारों ओर माला रूपी आवरण के रूप में पाई जाती हैं। माला रूपी आवरण के रूप में क्या होती हैं? पाई जाती है। अब जर्मन भाषा में इंपॉर्टेंट है कि जर्मन भाषा में की जो माला होती है उसको क्या कहा जाता है? क्रेंज कहा जाता है। तो यहाँ पे क्रेंज एनाटोमी, ध्यान रखना, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा में माला को क्या कहा जाता है? क्रेंज। क्रेंज कहा जाता है। अतः इस प्रकार की एनाटोमी, इस प्रकार की शारीरिकी यानी आंतरिक संरचना, इस प्रकार की शारीरिकी का मतलब क्या है? आंतरिक संरचना, एनाटोमी। इस प्रकार की शारीरिकी को क्रेंज एनाटोमी या क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। तो ये क्रेंज शारीरिकी जो है वो किसमें पाई जाती है? C4 पादपों में पाई जाती है। अब ये थी बात इसके बारे में। अब क्या बताया गया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पाई जा रही है, अब देखिए कि C4 पादपों में क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट भी अलग अलग पाए जाते हैं। देखिए क्या कि एक तो क्या है? पर्ण मध्योतक कोशिका, पर्ण मध्योतक कोशिका। तो पर्ण मध्योतक कोशिका है कि उसके अंदर तो छोटे यानी कैसे हैं? छोटे विकसित और कैसे? ग्रेना युक्त। देखिए समझ में आना चाहिए आपको कि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट यानी पर्ण हरित या क्लोरोफिल जो पाए जा रहे हैं, हरित लवक जो पाया जा रहा है, वो छोटे हैं, विकसित है और कैसे हैं? ग्रेना युक्त। अब ग्रेना युक्त है तो ग्रेना देखो यानी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के ग्रेना भाग में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशिक अभिक्रिया। और स्ट्रोमा भाग में कौन सी? अप्रकाशिक अभिक्रिया।
तो ग्रेना युक्त है, तो ग्रेना युक्त है, ग्रेना युक्त होते हैं, ठीक है। अतः ग्रेना युक्त होते हैं, अतः प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया कौन सी कोशिकाओं में संपन्न होगी? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक, अब दूसरी कौन सी कोशिका रह गई? देखो पूलाच्छाद कोशिकाएं, इनमें बड़े और विकसित लेकिन स्ट्रोमा युक्त, बड़े विकसित पूल आच्छाद कोशिका, पूल आच्छाद कोशिका, इसमें क्या होंगे? बड़े विकसित तथा स्ट्रोमा युक्त क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। देखिए समझ में आना चाहिए आपको कि इसमें पाए जा रहे, तो इसमें तो प्रकाश संश्लेषण की कौन सी विक्रिया? प्रकाशिक, और इसमें कौन सी विक्रिया? पूलाच्छाद कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये थी बात हमारे पास क्या? पादप यानी C4 पादप की संरचनात्मक विशेषता। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे संपन्न होगी वो। मैकेनिज्म की बात करेंगे, इसकी क्रियाविधि की बात करेंगे C4 चक्कर की। देखो मैं बता देता हूं, एक बार समझ में आ गया होगा आपको कि C4 पादप जो है उनके अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जा रही है, पर्णमध्य कोशिका, पूलाच्छाद कोशिका। पूलाच्छाद कोशिकाएं जो है वो संवहन बंडल के चारों ओर किसके रूप में? आवरण के रूप में पाई जा रही है, माला रूपी आवरण के रूप में, जिसको माला को पढ़ने का नाम दिया गया जर्मन भाषा में, माला को क्या नाम दिया है? क्रेंज। इसलिए क्रेंज एनाटोमी कहा गया है इसको। दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट भी अलग पाए जा रहे हैं, छोटे और ग्रेना युक्त, वो है स्ट्रोमा युक्त पाए जा रहे हैं। तो जब ग्रेना तो प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त है और स्ट्रोमा अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे C4 चक्र जो है उसकी मैकेनिज्म, C4 चक्र है उसकी मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि। तो C4 चक्र है उसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे हम। तो C4 चक्र की क्रियाविधि किस प्रकार संपन्न होगी? देखिए अब इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले मैं बोल के बताता हूं। देखिए C4 चक्र है, तो C4 चक्र की क्रियाविधि कैसे संपन्न होगी वो समझो। सबसे पहले पादपों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करेगी। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करेगी तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला अणु PEP, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा। फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और एक एंजाइम है पेप्को। पेप्को का मतलब है फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। वहां पर जैसे क्या था? रूबिस्को। C3 चक्र में क्या है? रूबिस्को। इसके समकक्ष यहां पर C4 चक्र में क्या है? पेप्को है। ये क्या काम करेगा? एक तरीके से फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करेगा? प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन परमाणु वाले अणु ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इसका क्या होता है? अपचयन होता है। किसके द्वारा? NADPH2 के द्वारा।
इसका अपचयन होगा, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट होगा, मैलिक अम्ल में। मैलिक अम्ल का वापस से वियोजन होगा, मैलेट बनाएगा, और ये जो मैलेट होता है वो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से किसमें प्रवेश करता है, पूलाच्छाद कोशिकाओं में प्रवेश करता है। पूलाच्छाद कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, तो जब पूलाच्छाद कोशिकाओं में जब ये प्रवेश करता है, पूलाच्छाद कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, अब पूलाच्छाद कोशिकाओं में प्रवेश करेगा तो इसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलीकरण। डीकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग हो जाती है, और मेलेट जो है वो क्या बनाएगा, पायरुविक अम्ल बनाता है। अब ये जो पायरुविक अम्ल जो होता है, पायरुविक अम्ल वो एटीपी अणु का उपयोग करके फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल बनाता है। अब इंपॉर्टेंट बात, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किसके अंदर प्रवेश करेगी, केल्विन बेंसन चक्र में। इस प्रकार हमारे पास जो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया, ग्रहण किया गया, और उसका जो अपचयन है यानी उसका ग्लूकोज में परिवर्तन है वो किसमें होता है, पूलाच्छाद कोशिकाओं में। कुछ बातें समझ में आई होगी, थोड़ी सी एक बार मैं वापस बताता हूं, फिर आपको आरेख के निरूपण की सहायता से बताएंगे। देखिए मैंने क्या बताया कि जैसे मैंने बताया है C4 चक्र की C4 चक्र की क्रियाविधि, तो C4 चक्र की क्रियाविधि कैसे होती है वो आपको बताते हैं, एक बार रुकिए। देखिए C4 चक्र की क्रियाविधि कैसे संपन्न होगी वो समझिए। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ग्रहण किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रहण किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो देखो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करेगी, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो पीईपी फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल के साथ जुड़कर कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, पेप्को फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनाती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करती है। अब देखिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के निर्माण के पश्चात जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसका अपचयन होगा, और अपचयन होगा तो किसका निर्माण करेगा, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल है वियोजित होकर पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से किसमें प्रवेश करता है, पूलाच्छाद कोशिकाओं में। देखो सबसे पहली स्टेप किसका निर्माण हुआ, पीईपी फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसका क्या हुआ, अपघटन, उसका अपघटन हुआ, उसका अपचयन हुआ। अपचयन हुआ तो किसका निर्माण करा, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल का क्या हुआ, अपचयन हुआ, मैलिक अम्ल का वियोजन हुआ। मैलिक अम्ल का वियोजन हुआ और क्या बनाया, मैलेट। अब ये मैलिक अम्ल और हाइड्रोजन आयन है, यानी जो मैलेट है वो किसके अंदर प्रवेश करता है, पूलाच्छाद कोशिकाओं में। इसका डीकार्बोक्सिलीकरण होगा, डीकार्बोक्सिलीकरण से मैलेट से तो क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो केल्विन बेंसन चक्र में प्रवेश करती है, और उससे किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का। पायरुविक अम्ल है वो वापस से पूलाच्छाद कोशिकाओं से किसमें प्रवेश करेगा, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, और पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में ये जो पायरुविक अम्ल है वो एटीपी अणु का उपयोग करके किसका निर्माण करता है, पीईपी फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। देखिए C4 चक्र की क्रियाविधि कैसे संपन्न होगी वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं C4 चक्र की क्रियाविधि समझ में आई गई। अब इसको मिटा देता हूं। देखिए C4 चक्र की क्रियाविधि में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पर्ण मध्योतक कोशिका। ये तो हमारे पास हो गई पर्ण मध्योतक कोशिका। अब पर्ण मध्योतक कोशिका है और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे,
फूलाछाद कोशिका। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायुमंडल से CO2 है, ये समझो कि वायुमंडल से CO2 है, CO2 है, वो इसके अंदर प्रवेश करेगी और वायुमंडल से CO2 प्रवेश करेगी तो यहाँ पर क्या है PEP। PEP का मतलब है फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। ये फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल है, ये एक तरीके से फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल है ये। देखो PEPCO, PEPCO कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, यानी इसको अपन लिख सकते हैं OAA। इसका क्या होगा, OAA ही लिख देता हूं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मतलब OAA। अब इस OAA से इसका क्या होगा, अपचयन होगा और हम अपचयन के लिए NADPH2 और ये NADP+, इसका निर्माण हुआ मैलिक अम्ल। इस मैलिक अम्ल का यहाँ पे वियोजन होगा, पर्णमध्य कोशिकाओं में हो रही है सारी प्रक्रिया। अब देखिए ये मैलिक अम्ल यहां से किसके अंदर प्रवेश करेगा, यहां पर क्या है हमारे पास पूल आच्छाद कोशिका, पूल आच्छाद कोशिका। ये हमारे पास पूल आच्छाद कोशिका है, मैलिक अम्ल का वियोजन होगा और यहां से मैलिक अम्ल जो मेलेट के रूप में किसमें प्रवेश करेगा, पूल आच्छाद कोशिकाओं में। पूल आच्छाद कोशिकाओं में इसका डी कार्बोक्सिलीकरण होगा, डी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा किसका निर्माण होगा, देखिए पायरुविक अम्ल बनेगा। अब ये जो पायरुवेट है ये यहां से किसमें प्रवेश करेगा, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। ये पायरुवेट है, किसमें प्रवेश कर गया, पूल आच्छाद कोशिकाओं से पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, और पर्णमध्योतक कोशिकाओं में ये इसका ADP प्लस अकार्बनिक फास्फेट, यानी ये ATP का उपयोग करके इसका निर्माण करता है, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। डी कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यहां से क्या बाहर निकलेगी, CO2। ये जो CO2 होती है वो कौन से चक्र में, केल्विन बेंसन चक्र में, केल्विन बेंसन चक्र में प्रवेश करती है और केल्विन बेंसन चक्र में प्रवेश कर किसका निर्माण करती है, शर्करा का निर्माण करती है। देखिए केल्विन बेंसन चक्र में प्रवेश कर किसका निर्माण करती है, शर्करा का। देखिए यहां पर बता देते हैं, यानी NADPH2 का निर्माण होता है, NADPH2 पायरुवेट है। पायरुवेट यहां से किसमें अब देखो मैं वापस बताता हूं क्या क्या बताया। सबसे पहले वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें प्रवेश करती है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल से जुड़कर कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन परमाणु का है, 4 कार्बन परमाणु का। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है
इसका क्या होता है, अपचयन होगा NADPH2 के द्वारा, और किसका निर्माण होगा, मैलिक अम्ल का। मैलिक अम्ल वियोजित होकर क्या बनाएगा, मेलेट। ये मैलिक अम्ल जो है वो पर्ण मध्यस्थक कोशिकाओं से किसमें प्रवेश करता है, फूल आच्छादित कोशिकाओं में। मेलेट का यहाँ पर क्या होगा, या मैलिक अम्ल है, इसका क्या होगा, वियोजन यानी डी कार्बोक्सिलीकरण। देखो तो होता है कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, डी कार्बोक्सिलीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन से चक्र में, केल्विन बेंसन चक्र में प्रवेश करेगी, और इस मेलेट से किसका निर्माण होगा, पायरुवेट। ये पायरुवेट है वो किसमें प्रवेश करेगा, पर्ण मध्यस्थक कोशिका। पर्ण मध्यस्थक कोशिकाओं में पायरुवेट है, एटीपी का उपयोग करके किसका निर्माण करता है, फास्फोइनोल पायरुवेट का, जो इस चक्र को कंटिन्यूटी निरंतरता प्रदान करता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की यानी जो प्रकाश H चक्र C4 चक्र है वो पर्ण मध्यस्थक कोशिका और फूल आच्छादित कोशिका दोनों में संपन्न होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण और उसका स्थिरीकरण यानी स्वांगीकरण तो कहां पे होता है, पर्ण मध्यस्थक कोशिकाओं में, जबकि फूल आच्छादित कोशिकाओं में उसका क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण का मतलब होता है कि इस यहाँ पर क्या होगा, फिर ग्लूकोज का निर्माण होगा, C6H12O6 का निर्माण होगा। तो एक तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये 2 पॉइंट में संपन्न होता है। तो देखो अब मैं यहाँ पर लिखा नहीं पॉइंट पूरे, क्या क्या लिखने हैं इसके अंदर, लिखने वाली बात क्या क्या है वो मैं आपको एक बार वापस से बताता हूँ। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, पहली जो लाइन है वो हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे कि क्या है ये C4 चक्र की मैकेनिज्म है। सबसे पहले वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड है वो पर्ण मध्यस्थक कोशिकाओं में प्रवेश करती है। पर्ण मध्यस्थक कोशिका में जब प्रवेश करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो PEP फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल से जुड़कर कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन परमाणु वाला है, 4 कार्बन परमाणु वाला। इसका क्या होता है, अपचयन होगा। अपचयन होगा तो क्या बनेगा, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जो है वो पर्ण मध्यस्थक कोशिकाओं से किसमें प्रवेश करेगा, फूल आच्छादित कोशिकाओं में। ये मेलेट वियोजित होगा, फिर उसका क्या होगा, डी कार्बोक्सिलीकरण। डी कार्बोक्सिलीकरण से क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कौन से चक्र में प्रवेश करेगी, केल्विन बेंसन चक्र में। और मेलेट जो है ये वियोजित होगा और क्या बनाएगा, पायरुवेट। अब ये पायरुवेट है, पायरुवेट यहां से किसमें प्रवेश करेगा, वापस से पर्ण मध्यस्थक कोशिकाओं में। एटीपी अणु का उपयोग करके वापस से क्या बनाएगा, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल बनाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर यह सीखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण की प्रक्रिया पर्ण मध्यस्थक कोशिकाओं के साथ साथ फूल आच्छादित कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो ये थी बात हमारे पास C4 चक्र के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे C4 चक्र है उसकी विशेषता, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और C3 और C4 चक्र है, C3 और C4 पादप है उसके अंदर कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे। दोस्तों स्टूडेंट, जो भी हमारे जो वीडियो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आते हैं तो उसको आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।